हेलो स्टूडेंट्स। ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8वीं का विज्ञान पहला पाठ सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। ध्यान से सुनिए, ये हिंदी मीडियम के 8वीं का पहला पाठ है। ठीक है, आई होप, उम्मीद है कि आपको ये पूरा पाठ आसानी से मैं समझा सकूं। आपको जितना आसान होगा उतने आसान शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इसे एकदम ध्यान से सुनने की कोशिश करें, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए या फिर कोई डाउट हो तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, आपको समझ में आया या फिर ना समझ में आया, जो भी बात है आप अपने इसके कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो आपका पहला पाठ स्टार्ट करते हैं। विज्ञान 8वीं कक्षा पहला पाठ सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हिंदी मीडियम का है। तो अगर हम लोग इस पाठ के बारे में सबसे पहले इस पाठ के नाम के बारे में चर्चा करें, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं कि सबसे पहले हम पाठ के नाम के बारे में जानते हैं पाठ शुरू होने से पहले। तो पाठ के नाम में क्या दिया गया है? सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। मतलब इस पाठ में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले? सबसे पहला सजीव सृष्टि। पृथ्वी पर जो सजीव हैं वो किस प्रकार हैं, ये पूरी पृथ्वी पर जो सृष्टि मतलब क्या? दुनिया। तो जो सजीवों की ये दुनिया है, तो ये सजीवों की दुनिया किस प्रकार है, मतलब कैसे कैसे प्रकार के यहाँ पे सजीव पाए जाते हैं, ये पूरा इस वीडियो में हम लोग डिटेल में विस्तृत रूप से देखेंगे। उसके बाद सजीवों में एक ग्रुप होता है सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, जैसे कि आप पहले ही पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, सजीवों में एक ग्रुप होता है सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीव यानी क्या? जो हमें अपनी नीरी आंखों से दिखाई ना दे। मतलब आपको अगर नॉर्मल सामान्य रूप से अगर आप देखो, ना दिखाई दे बिना किसी यंत्र के, तो ऐसे ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव, यानी कि अत्यंत छोटे सजीव। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? सजीवों का और सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण करने वाले हैं। वर्गीकरण अर्थात बंटवारा बोल सकते हो, अलग अलग ग्रुप में बांटना बोल सकते हो। ठीक है, देखो, सजीवों का वर्गीकरण पदानुक्रम कौन सा है? अब हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे, या फिर आपने पहले ही पढ़ा होगा कि सजीवों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग पदों में किया जाता है। समझ में आया? ये समझ लो, एक कोषी सजीव, बहुकोषी सजीव, ये सब आपने पढ़ा होगा ना पिछले कक्षाओं में। उसके बाद अगर देखो, आपको याद होगा द्विनाम पद्धति, हम लोग 7वीं में पढ़ा था आपने, कि हम लोग जब किसी सजीव का नामकरण करते हैं, ठीक है, तो उसमें वैज्ञानिक नामकरण में हम लोग द्विनाम पद्धति का उपयोग करते हैं। आपको अगर ये देखना है वापस, तो आप अपनी 7वीं की बुक वापस देख सकते हो, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए, विस्तृत रूप से जानकारी पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद द्विनाम पद्धति में मतलब किस किस पद का पदानुक्रम का हम लोग विचार करते हैं। तो इस पाठ में हम लोग देखो क्या पढ़ने वाले हैं। अगर इस पाठ में हम लोग जाएं तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जैव विविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। जैव विविधता, जैव विविधता मतलब सजीवों में पाई जाने वाली विविधता, यानी कि सजीवों में पाया जाने वाला अंतर, एवं वर्गीकरण की आवश्यकता। अब जो सजीवों में अंतर पाया जाता है उसका वर्गीकरण से क्या लेना देना? अब पूरे पृथ्वी पर जो सजीव हैं उसमें वर्गीकरण करने की क्या जरूरत पड़ गई? हमें क्या जरूरत है कि हम लोग सजीव पर जितने, पृथ्वी पर जितने सजीव हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांट के हमें हमें क्या मिलेगा उससे? तो आपको एक बात बता दूं कि पृथ्वी पर ना 2011 की अगर जनगणना के हिसाब से पृथ्वी पर लगभग 87 लाख, सोचो, पृथ्वी पर लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं सजीवों की। सोचो, 87 लाख प्रजातियां, और सुनो, मनुष्य उसमें एक प्रजाति है, मतलब हम सिर्फ एक प्रजाति हैं। हमारे जैसे मतलब अलग सजीव, अलग अलग प्रकार के सजीव, छोटे बड़े अलग आकार वाले, कुल 87 लाख प्रजातियां। तो अब देखो, इतने जो अब ये प्रजातियां अलग अलग, मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि अलग अलग भौगोलिक परिवेश में रहते हैं, उनका अलग अलग अन्न ग्रहण करने का, सुरक्षा का, रहने का, रहन सहन का तरीका, रहने का जगह, प्रजाति, जाति प्रजाति सब अलग अलग है। तो सभी को मिलाकर कुल 87 लाख प्रजातियां हैं। अब देखो, इनमें बहुत सारे समान, इसमें से कुछ सजीव होंगे जो एक दूसरे से मिलते होंगे, मिलते जुलते, कुछ सजीव होंगे जो एक दूसरे से एकदम अलग होंगे। ठीक है, तो ये जो सजीवों में भिन्नता पाई जाती है, ये जो सजीव में समानता पाई जाती है, इसी के आधार पे हम लोग क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। अब क्या है, 87 लाख अगर सजीव हैं तो उनमें जो समान समान और जिसमें समानता पाई जाएगी उनको हम लोग एक ग्रुप में रखेंगे, और जिसमें अंतर पाया जाएगा, विभिन्नता पाई जाएगी, उनको अलग ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर उनके समूह और उप समूह बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जैविक वर्गीकरण। समझा? जो कि जैव विविधता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी है कि 1735 में कार्ल लिनियस ने सजीवों के दो अलग अलग जातियों में वर्गीकरण किया, एक तो वनस्पति और एक प्राणी। ठीक है, अब देखो कार्ल लिनियस ने क्या बताया कि पूरे पृथ्वी पर जो सजीव है दो भागों में बटे हुए हैं,
या फिर तो वनस्पति ग्रुप के हैं या फिर तो प्राणी ग्रुप में। अब देखो दोनों में कितना बड़ा अंतर पाया जाता है, इसलिए दोनों को अलग अलग ग्रुप में कार्ल लिनियस ने रखा। उसके बाद 1866 में हैकेल ने 3 जगत की, मतलब देखो इन्होंने 2 बताया था, प्राणी और वनस्पति। अब हैकेल ने क्या बताया? 3। हैकेल ने कौन कौन सा? प्रोटिस्टा, ठीक है, वनस्पति और प्राणी। प्रोटिस्टा क्यों उन्होंने अलग किया? ये प्रोटिस्टा क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। प्रोटिस्टा यानी कि वनस्पति और प्राणियों से अलग एक ग्रुप है, ये सूक्ष्म जीवों का एक ग्रुप है, ठीक है, इसलिए इसको इन्होंने अलग ग्रुप एक बनाया, ठीक है। उसके बाद 1925 में चैटन ने फिर से सजीवों के 2 समूह बनाए, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। अब देखो सब अपने अपने प्रकार से सजीवों का ग्रुप बना रहे। इन्होंने पूरे सजीवों को 2 भागों में बांट दिया, हैकेल ने पूरे सजीवों को 3 भागों में बांट दिया। अब चैटन ने पूरे सजीवों को 2 भागों में बांटा, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। याद रखो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। 1938 में कोपलैंड ने सजीवों की 4 जगत, मतलब सजीवों को 4 भागों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी, ठीक है। अब देखो ये 4 हो गए, इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि ये सब क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर ईस्वी सन 1920 से लेकर 1980 में एक अमेरिकी पारिस्थितिक तज्ञ थे, यानी कि इकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पूरे सजीवों का, देखो सजीव को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। सन 1969 में सजीवों को 5 अलग अलग भागों में बांटा। अब वो 5 भागों में बांटने के लिए देखो कौन बांटा है? रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर। ये नाम याद रखना, आ सकता है आपको फीलिंग रिक्त स्थान में पूछ सकता है, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने जब वर्गीकरण किया तो किन 5 मुद्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया? सबसे पहला था कोशिका की जटिलता। सबसे पहला उन्होंने किस पे ध्यान दिया? कोशिका की जटिलता, मतलब कौन सी कोशिका जटिल है और कौन सी कोशिका बहुत ही सरल है। पिछले साल आपने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, तो पिछले साल आपने कोशिकाओं के बारे में देखा था कि कोशिका के अंदर कई सारे अंग भी पाए जाते हैं। कोशिका एक सामान्य रूप से भी कोशिका होती है और एक बहुत जटिल रूप से कोशिका होती है। तो उसी कोशिका की जटिलता के आधार पर रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर ने अलग अलग भागों में बांटा। तो सबसे पहला उनका क्या था जो बेस, सबसे पहला किस आधार बांटा? कोशिका की जटिलता पे। कोशिका की जटिलता पे उन्होंने 2 भागों में बांटा, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की यानी कि बहुत ही सरल कोशिका वाले, और दृश्य केंद्र की यानी कि जटिल कोशिका वाले, जिनके पास बहुत ज्यादा कोशिका के अंदर भी अंगक होते हैं। 7वीं में आपने पढ़ा होगा कोशिका के अंदर अंग भी होते हैं, ठीक है, जैसे लयिका, तंतुकड़िका, केंद्रक इत्यादि। उसके बाद पहला तो ये हो गया कोशिका के जटिलता के आधार पर। दूसरा उन्होंने क्या देखा? सजीवों के प्रकार और जटिलता, मतलब पहले कोशिका कितना जटिल है उसके आधार पर 2 भागों में बांट दिया। उसके बाद रॉबर्ट विटाकर ने क्या किया कि जो कोशिका तो कोशिका, अब सजीव कौन सा सरल है और कौन सा जटिल है। तो एक कोशिका सजीव यानी कि सरल, अब जिसके पास एक ही कोशिका है, एक कोशिका सजीव में बांटा और बहुकोषीय सजीवों में बांटा। तो एक कोशीय सजीव तो सरल है, अब जो बहुकोषीय सजीव क्या है? बहुत ही जटिल, क्योंकि उनके पास एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं, ठीक है। लेकिन आदि केंद्रकी में सिर्फ एक कोशिका वाले सजीव थे, और दृश्य केंद्रकी में एक कोशिका वाले सजीव भी हुए और बहुकोशिका वाले सजीव भी हुए। तो दृश्य केंद्रकी कितने भागों में बढ़ गया? 2, एक कोशिका वाले अलग और बहुकोशिका वाले अलग, सजीवों के प्रकार के आधार पे, ठीक है। उसके बाद पोषण का प्रकार मतलब कौन सा सजीव किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, किस प्रकार से न्यूट्रिशन वो लेता है, किस प्रकार से ऊर्जा ग्रहण करता है। तो उसके आधार पे वनस्पतियों को स्वयंपोषी, जो खुद भोजन बनाते हैं, कवक परपोषी, जो क्या करते हैं दूसरे के ऊपर, मतलब दूसरा कोई सजीव जो मृत अवशेष है या फिर दूसरा कोई ऊर्जा का रूप पड़ा है उसके ऊपर जीवित रहते हैं। प्राणी परपोषी, जो भक्षण करते हैं, मरा हुआ सजीव नहीं खाते, जो क्या करते हैं भक्षण, मतलब मार के खाते हैं या फिर वनस्पतियों को खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पोषण के आधार पर उन्होंने 3 ग्रुप बनाए। वनस्पति जो खुद स्वयंपोषी है, खुद भोजन बनाते हैं। कवक जो मरे हुए सजीवों पर या फिर फेंके हुए अन्न पर जीवन अपना मतलब उगते हैं। उसके बाद प्राणी जो दूसरे सजीवों को मारकर खाते हैं, चाहे वो वनस्पति हो और चाहे वो अलग प्राणी हो, ठीक है। उनको इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भक्षण, ठीक है। उसके बाद जीवन शैली, कैसे सजीव जीवन जीते हैं। देखो सभी सजीवों का जीवन जीने का तरीका अलग है। वनस्पति क्या है? उत्पादक है। उत्पादक मतलब ऊर्जा निर्माण करने वाले, स्वयंपोषी है ना, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वनस्पति खुद भोजन बनाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक। ये किसी और का भोजन नहीं लेते, ये खुद भोजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए वनस्पतियों का नाम क्या है? उत्पादक। अगला जो ग्रुप है वो क्या है? प्राणियों का, ठीक है। प्राणियों का ग्रुप, अब प्राणी कैसे? भक्षक, ये क्या करते हैं? खुद भोजन नहीं बना पाते, तो ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे सजीवों को मार के खाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? भक्षक। तीसरा जो ग्रुप है विघटक। विघटक मतलब क्या?
जो सजीव का अवशेष बचा रहता है उसको सड़ाने वाले, या फिर किसी भी चीज, किसी भी पदार्थ का जिसमें ऊर्जा हो, उसके अवशेष को सड़ाने वाले, विघटन करने वाले सजीवों को हम लोग किस में बांट दिए? कवक में। चलो, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। उसके बाद आखिरी जो है वंशावली संबंध। वंशावली मतलब जानते हो ना कि वंश के फाइलोजेनेटिक और रिलेशनशिप। देखो, फाइलोजेनेटिक वंशावली मतलब क्या कि किस खानदान के हैं। अब इस खानदान के आधार पे आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, ठीक है, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र के में बटे हुए, एक कोषीय और बहुकोषीय में बटे हुए, इनका जो पूर्वज है, ठीक है। अब चलो एक चीज हम लोग देखो, यहाँ पे पूरा ये जो चार्ट है इसको ध्यान से देखना, और इसको आप कोशिश करना कि रफ में एक बार बनाओ और एक बार बिना देखे आप देख लो, उसके बाद बिना देखे बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सजीवों का वर्गीकरण देखो किस प्रकार हुआ है। सजीव का वर्गीकरण दो भागों में, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। फिर आदि केंद्र की में एक ही प्रकार के सजीव, एक कोशीय, और उसमें एक ही ग्रुप है, मोनेरा, ठीक है। आदि केंद्र की में एक कोश के में कौन सा ग्रुप है? मोनेरा। उसके बाद दृश्य केंद्र की, आपने को मोनेरा नाम पहले सुना होगा। अब उसके बाद है दृश्य केंद्र की। दृश्य केंद्र की में दो, एक कोशीय और बहुकोशीय दोनों आते हैं दृश्य केंद्र की में। उसके बाद एक कोशीय में प्रोटिस्टा और बहुकोशीय में प्राणी आते हैं, वनस्पति आते हैं और कवक। देखो, कवक भी बहुकोशीय है, वनस्पति भी बड़े बड़े होते हैं यानी कि बहुकोशीय है, प्राणी भी बड़े बड़े होते हैं यानी कि बहुकोशीय है। अब प्रोटिस्टा और मोनेरा ये सब सूक्ष्म जीव है, एक ही कोशिका वाले हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा एक कोशिका वाले दृश्य केंद्र के अंदर, मोनेरा एक कोशिका वाले आदि केंद्र के अंदर। तो अब देखो इसमें कुल कितने भाग बने। मोनेरा 1, जगत 2 है प्रोटिस्टा, जगत 3 है कवक, जगत 4 है वनस्पति और जगत 5 है प्राणी। इसलिए अब देखो 5 जगत बने हैं, इसलिए इनको हम, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पंच जगत वर्गीकरण पद्धति। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। सबसे पहला है मोनेरा। मोनेरा हमने देखा जैसे कि आदि केंद्रकी के अंदर, आदि केंद्र के अंदर जो ग्रुप है एक कोश के, उसके अंदर मोनेरा नाम का एक सजीव होता है, ठीक है। तो अब ये मोनेरा ग्रुप है, पूरा जाति है, इसमें सिर्फ एक ही नहीं होते, इस जाति में अनेक सजीव होते हैं। यहाँ पे देखो, मोनेरा जगत के विविध सजीव, सब मोनेरा जगत वाले, जितने भी आपको आकृति दिख रही है कौन सी जगत वाली है? मोनेरा जगत के। तो अगर हमें समझ लो इसका एक प्रयोग देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक आप दही या छाछ का एक बूंद आप स्लाइड पे रखो, एक कांच की ऐसे पतली सी कांच की पट्टी आती है उस पर रखो, और उस पर फिर ऊपर से एक छोटी सी कांच की और पट्टी रख दो, और उसको फिर किस में देखोगे? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी में। जब आप सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो आपको हिलता डुलता हुआ एक सजीव, एकदम छोटा सा तिनके के आकार का एक सूक्ष्मजीव दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलाई जीवाणु। तो दही और छाछ में आपने सुना होगा ना, दही और छाछ में एक कीटाणु होता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, ये हमेशा आपके साथ रहेगा जब तक आप विज्ञान के साथ रहोगे, ठीक है। तो दही और छाछ में जो सूक्ष्मजीव पाया जाता है उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टोबैसिलाई जीवाणु। और ये किस जगत का है? मोनेरा जगत का। और मोनेरा किस में आता है? एक कोशीय में, आदि केंद्रकीय में, ठीक है। अब देखो, अगर ये देखो जितना भी आकृति देख रहे हो ये सब किस में है? मोनेरा जगत में। अब मोनेरा जगत का खासियत क्या है कि ये सजीव सब एक कोशीय होते हैं। मोनेरा जगत वाले याद रखना कि मोनेरा जगत के सब एक कोशीय होते हैं। स्वयं पोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी। स्वयं पोषी मतलब खुद भी भोजन बना सकते हैं और दूसरे के ऊपर भी जीवित रह सकते हैं। दूसरे के ऊपर समझ लो, किसी के सजीव के ऊपर जीवित रहना, किसी के सजीव के अंदर जीवित रहना। उसके बाद ये आदि केंद्र की होते हैं, तो हमने पहले ही देखा कि मोनेरा जगत किस में आता है? आदि केंद्र की होता है। अब इसमें अब देखो, आदि केंद्र की के जो सजीव होते हैं ना, उनके केंद्रक आवरण युक्त नहीं होते, ठीक है। अब देखो, केंद्रक है, केंद्रक अंगक नहीं पाए जाते, केंद्रक आवरण युक्त भी नहीं होता और केंद्रक के अंदर कोई अंग भी नहीं पाया जाता। मोनेरा में जो सजीव होते हैं उनके अंदर केंद्रक भी सुव्यवस्थित नहीं होता और उनके अंदर कोई अंगक भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आता है, किसके अंदर आएगा? ये भी एक कोशी सजीव है, लेकिन ये दृश्य केंद्रकी के अंदर का एक कोशी सजीव है। आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये चारों किसका है? प्रोटिस्टा जगत के सजीव है, ठीक है। अब इसको अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना है? किसी गड्ढे में से, किसी डबरे यानी कि गड्ढा, एक पानी का गड्ढा होता है ना जो, जिसमें पानी काफी दिन से हो, उसमें से एक बूंद पानी लेकर आपको कांच पट्टी पे रखना है और उसके ऊपर दूसरा पट्टी रखना है। फिर उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। आप जैसे ही सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो उसमें एक सूक्ष्म जीवों का हलचल दिखाई देगा और इनका आकार अनिश्चित होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसमें सबसे फेमस क्या है? अमीबा। तो ये जो गड्ढे में से आप पानी लाओ ना, उसमें जो हिलता हुआ अनिश्चित आकार का जो सूक्ष्मजीव दिखेगा उसका नाम क्या है? अमीबा। अब देखो इनकी खासियत क्या होती है, प्रोटिस्टा जगत की खासियत क्या होती है? एक तो ये एक कोशी है। अब एक कोशी है, ऊपर से इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर अंगक पाए जाते हैं। आपने देखा मोनेरा में अंगक नहीं पाए जाते, लेकिन प्रोटिस्टा में अंग, देखो इसमें आप दिख रहे हो ना ध्यान से, इतने सारे अंग है, इतने सारे अंगक हैं।
तो इनके अंदर अंग पाए जाते हैं, इसलिए ये मोनेरा से अलग है। और इनके अंदर जो केंद्रक होता है ना, ये देखो ये केंद्रक है, आपको दिख रहा होगा कि केंद्रक है, और केंद्रक के चारों ओर आपको आवरण दिख रहा होगा, ठीक है। तो केंद्रक वो भी आवरण के साथ पाया जाता है, और उसके साथ साथ कई सारे अंग भी होते हैं, ठीक है। इसमें देखो कुछ ऐसे भी ऐसे होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर सूक्ष्मजीव जिनके पास कूटपाद या बाल जैसी रचना होती है, मतलब जिससे क्या करते हैं ये लोग चलने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हिलने डुलने का काम करते हैं, ठीक है। प्रचलन उसी को बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। अब ये देखो ये क्या होती है, स्वयंपोषी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वयंपोषी में उदाहरण क्या है, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, ये सब हैं जिनके अंदर हरित लवक, देखो हरा कलर का दिख रहा है ना, तो ये खुद से भोजन बना लेते हैं। परपोषी में कौन से आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम, ये खुद से भोजन नहीं बनाते, इनके पास हरित लवक भी नहीं होता, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो। अब चलो देखो कवक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, कवक, यानी कि फंगाई। फंगी बोल सकते हो, फंगाई भी बोल सकते हो। आपने कभी रोटी या ब्रेड के टुकड़े पर जब काफी देर तक रखे रहो तो आपने रोटी या ब्रेड के टुकड़े पर कभी कभार सफेद कलर का कुछ आवरण उगता हुआ देखा है, यही आवरण है कवक। आपको अगर प्रैक्टिकल करना है तो एक डब्बे में, बंद डब्बे में ब्रेड या रोटी का टुकड़ा रख दो, उसको 1-2 दिन बाद देखो तो उसमें फफूंदी और कवक जैसा जो आकृति, व्हाइट सफेद कलर का आकृति बना होगा, वही है फफूंदी यानी कि कवक, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऐसे ऐसे देखो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी, जिसमें उनको देखो ये जो सर होता है ना, इसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु मतलब क्या, ये बीजाणु क्या होते हैं, बाद में फूटते हैं और इसमें से अनेक छोटे छोटे बीजाणु गिरते हैं, और वो सब एक एक छोटे छोटे बीजाणुओं से एक एक कवक वापस बनता है, ठीक है। तो अब देखो ये देखो आपको कार्य का संस्थापक, यानी कि आपको विज्ञान के बारे में जो स्टडी, सूक्ष्म विषाणु के बारे में जो स्टडी करते हैं, उनके लिए एक संस्था है, उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय विषाणु संस्था, जो कि पुणे में है। यह संस्था कब बनाई गई थी, 1952 में स्थापित की गई थी, ठीक है। चलो ये एक एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब हम लोग कवक के बारे में जो पढ़ रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और पढ़ते हैं कि कवक की क्या खासियत होती है। आपको पता होगा कि जो मशरूम होते हैं ना, मशरूम की सब्जियां जो खाते हो, वो भी एक प्रकार का कवक है, लेकिन थोड़ा बड़े आकार का। कवक देखो परपोषी होते हैं। कवक हमेशा किसी न किसी चीज के ऊपर उगते हैं, चाहे ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर, या फिर कहीं पे भी उगेंगे तो वो दूसरे के भोजन के ऊपर ही निश्चित होते हैं। असंश्लेषी यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, इनके अंदर हरित लवक नहीं होता, इसलिए आपको हरे कलर के कभी दिखाई नहीं देंगे। और ये किसके अंदर आते हैं, देखो बड़े बड़े हैं, यानी कि जटिल, एक कोशिका वाले नहीं है, तो ये किसमें आते हैं, दृश्य केंद्रकीय में। तो ये जो कवक होते हैं ये परपोषी, असंश्लेषी और दृश्य केंद्रकीय सजीव होते हैं। अब ये ज्यादातर किस पे होते हैं मालूम है, मरे हुए सजीवों पर, या फिर ऐसा भोजन जो सड़ने और गलने के लिए फेंका गया हो उस पे होते हैं। इनके अंदर कोशिका भित्ति यानी कि काइटिन नाम का एक शर्करा होता है, जो इनको थोड़ा सा कठोर बनाता है, इनके सिरे को, ठीक है। उसके बाद इनमें कुछ कवक तंतुमय और जिनके पास कोशिका द्रव में अनगिनत केंद्रक होते हैं। देखो हमने इसके पहले पढ़ा कि हर एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कवक में कि हर एक कोशिका में अनगिनत केंद्रक, एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। अब देखो कवक का उदाहरण देख सकते हो आप, कवक किण्व है, बेकर्स यीस्ट में, फफूदी में, एस्परजिलस एक नाम है, देखो ये भी एक कवक का नाम है, जो कि कहाँ पाई जाती है, भुट्टे पर लग जाती है। पेनिसिलियम और कुकुरमुत्ता को हम लोग किसको बोलते हैं, मशरूम को। कुकुरमुत्ता किसको बोलते हैं, मशरूम को, जो हम लोग देखो इसको मशरूम की सब्जी खाते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके उदाहरण है, कवक के उदाहरण है, ठीक है। अब विटाकर ने जो पद्धति बनाई थी उसमें प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक, ये 3 के अलावा 2 और थे, वनस्पति और प्राणी, ठीक है। तो टोटल 5 जगतीय पद्धति थी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस साल 8वीं में सिर्फ ये तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद अगले साल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वनस्पति और प्राणियों के बारे में। चलो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा आधा पाठ। आपका आधा पाठ हो चुका है, 8वीं का जो पहला पाठ है उसका आधा संस्करण, आधा पाठ हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। जो भी डाउट हो आप हमारे जो वीडियो का ऑनलाइन क्लास का लेक्चर होता है व्हाट्सएप पे, उस पर आप डाउट पूछ सकते हो, और वो डाउट हम लोग बाद में क्लियर करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। जब आप ये वीडियो देखना, ये वीडियो आधा, आप देखो ये पूरा पाठ आधा हो गया, एक और वीडियो में ये पाठ पूरा कवर हो जाएगा। तो जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठना, और जो जो चीजें नहीं समझ में आएंगी वीडियो रोक कर आप उसको लिख लो, ताकि आप व्हाट्सएप पे जो हमारा लेक्चर कंडक्ट किया जाता है उस पर अपने डाउट्स पूछ सको। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपसे एक सवाल है जिसका उत्तर आप कमेंट में कर सकते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो। आप बस किसी एक मोनेरा सजीव का नाम बताना है आपको, ठीक है। किसी एक मोनेरा सजीव का नाम आपको, मोनेरा प्रजाति का कोई एक उदाहरण मुझे बताना है, तो आप कमेंट में उसका जवाब दे सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे क्लास में मुझे उसका जवाब दे सकते हो। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उम्मीद है कि आप लाइक करोगे, और अगर नहीं पसंद आया हो तो आपके पास पूरा अधिकार है डिसलाइक करने का।
तो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, जो चीज़ें नहीं पसंद आई, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अथक प्रयास, अथक मेहनत करें।